जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम लोग राकेश गोस्वामी प्रैक्टिस सेट के साथ साथ बीपीएससी टीआरई 4 जो कि सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। यूथ कंपटीशन टाइम्स है यह प्रैक्टिस सेट, जो कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, जो कि आधारित है एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे। तो हम लोग सबसे पहले सामान्य अध्ययन में इतिहास के प्रश्नों को हल करेंगे। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं के बारे में जानकारी थी। जहाँ तक कि घोड़े का प्रश्न है, प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, किंतु लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगन आदि स्थलों से घोड़ों की मृण मूर्तियों, हड्डियों, जबड़े आदि अवशेष मिल जाने के पश्चात अब यह निश्चित हो गया है कि इन सभी पशुओं से भी सैंधव लोग क्या थे? परिचित थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर बी माना है, यानी कि घोड़ा को माना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है, तो यह कहाँ पे है? अजंता में है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अजंता गुफा में क्या है? स्थित है। आगे बात की जाए बादामी गुफाएं का, तो बादामी गुफाएं मंदिर कहाँ पे है? कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलोट जिले में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। और अलोरा गुफाएं जो है वह दुनिया की सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मगध एंड अंग यानी मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य गंगा का मैदान। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो वह कहाँ के थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तक्षशिला। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम क्या हो जाएगा? सॉरी, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। वह कहाँ के प्राध्यापक थे? वह तक्षशिला के थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दूसरा है, हेनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षुक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया था। यहाँ पे सही कथन बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे बताया जा रहा है फाहियान एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया था। और हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज तथा नालंदा में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। इसीलिए कथन कोई क्या है? सही नहीं है। अगला है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? तो किसके पास भेजा था? तो यह समुद्रगुप्त के पास भेजा था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका के शासक मेघवर्धन में गया
बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मशीनरी भेजा था। अगला है, प्राचीन भारतीय धातुक का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। तो यह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। इसका निर्माण संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था और यह निर्माण, इस स्तंभ में आज तक कभी जंग नहीं लगी है, जो उसकी उत्कृष्ट निर्माण कार्य को क्या करती है, प्रदर्शित करता है। खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। तो यह किया जाता है कब, कहाँ पे, तो यह जम्मू कश्मीर में किया जाता है। खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टमी को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। यहाँ पे क्या है, ज्येष्ठ अष्टमी को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कश्मीरी हिंदुओं के सबसे प्रमुख धार्मिक उत्सवों में से एक है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मेले झिरी मेला, पुरमंडल मेला, चैत्रे चौदस, बहु मेला और लोहड़ी जैसे प्रमुख मेले व त्योहार हैं। अगला प्रश्न है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह कामंदक के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है यहाँ पे। तो चरक का क्या हो जाएगा, चिकित्सा। ऑप्शन नंबर 1 का 2। ब्रह्मगुप्त गणित। ऑप्शन नंबर 1। वाराहमिहिर ज्योतिष और विशाखदत्त क्या हो जाएंगे, नाटककार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित, वाराहमिहिर ज्योतिष और विशाखदत्त क्या है, नाटककार हैं। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो यह विस्तार है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? तो बलबन के द्वारा किया गया था फारसी त्योहार नौरोज, जो कि बलबन पहला सुल्तान था। बलबन जिसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी। बलबन फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सिजदा और पाबोस को क्या किया था, शुरू किया था। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? इब्न बतूता किस देश के थे? वह मोरक्को के थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो यह कर्नाट वंश के शासनकाल के दौरान मैथिली भाषा का क्या हुआ था, विकास हुआ था। डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि 1206 से 1526 ईस्वी में बताया है। इसी काल में ज्योतिश्वर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई थी। इस दौरान मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश या सिमराव वंश का शासन था। अगला प्रश्न है हमारा, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो यह लोकप्रिय बनाया था उत्तर भारत। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया गया था। नाथपंथी सिद्ध और योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की। उनके अनुसार निराकार परमात्मा का ध्यान तथा उसके साथ एक हो जाने का एहसास मुक्ति का मार्ग है। अगला प्रश्न है,
फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह ईश्वर नागर के द्वारा लिखी गई थी। यह औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सूरत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जहां पे भारत में बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, या क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। तीसरा है, प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई, या युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, जो कि क्या है क्वेश्चन में यहाँ पे कथन में सही बताना है। तो सही है 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। बाबर के आगमन के कारण हुआ था, प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई थी और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे देखिए, बाबर के आगमन में भारत में तैमूर वंश की स्थापना, तोपों की शुरुआत हुई थी और वास्तुकला मेहराब और गुंबद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात प्रारंभ हुआ। यहाँ पे बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया के फरगाना नामक स्थान पर हुआ था। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत पर चार बार आरंभिक आक्रमण किए थे। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद मराठा प्रशासन में थी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद है, जो कि यहाँ पे देखिए पेशवा अथवा मुख्य प्रधान, जो कि राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य यानी कि पंत अथवा मजूमदार, जो कि वित्त एवं राजस्व मंत्री था। वाकिया नवीश मंत्री, यानी वर्तमान में जो जिसको गृह मंत्री बोलते हैं वह वाकिया नवीश मंत्री था। सुमंत यानी दबीर, वर्तमान में है क्या विदेश मंत्री के नाम से जानते हैं। सचिव सूरीनवीश या चिटनीस, राजकीय पत्र व्यवहार। सेनापति शरे नौबत, न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश। पंडित राव शद्र यानी धार्मिक कार्यों के लिए था। तो ये अष्टप्रधान मंत्री थी किसकी? शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्री परिषद में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आधुनिक भारत इतिहास का है प्रश्न। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इलाहाबाद संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे देखिए, है ना, बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अथवा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 1965 की थी, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया था। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या दी थी? दीवानी दी थी। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना खोला था? तो किस वर्ष खोला था? तो यह 1632 में खोला था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1632 में पटना में अपना क्या किया था? कारखाना को खोला था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? अनाधिकारिक दूत बने थे तो वह दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखिए, इंग्लैंड में अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं, जो कि 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया। इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते थे। भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा,
1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि क्या निर्धारित किया था? तो वह बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो इसका राइट आंसर ही ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो अभी जस्ट ये क्वेश्चन हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीकरणीय का करण का कौन सा मुख्य कारण था? नवीकरण का कौन सा मुख्य कारण था, ये बताना है। तो रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति होना, ये भी सही है। नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, ये भी सही है। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो यह घोषित किया था नाइब यानी कि उप। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? तो यह जारी हुई थी 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को जारी हुई थी और यह इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को क्या किया था? पढ़ा था, यानी कि जारी हुआ था इलाहाबाद में और पढ़े कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? तो सहायता किसने की थी? अफगान ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? किसके प्रथम में विद्रोह के बारे में बताना है जो कि पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो यह वीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो कारण बताना है, यहाँ पे कूट के माध्यम से चुनना है। तो यह सभी कारण थे। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी और समाज के सभी वर्गों में समर्थन का क्या था? अभाव था। इसीलिए उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? यह ह्यूरोज के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो यह बिहार के संथालों के द्वारा किया गया था। किसने कर की नई व्यवस्था शोषणकारी के विरुद्ध क्या किया था? शक्तियों का विरोध किया था। तो यह बिहार के संथालों के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 हुआ था? नेतृत्व कौन किया था? तो उपरोक्त में से यहाँ पे कोई नहीं आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर होगा सिद्धू और कानू। अगला प्रश्न है,
बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? आनंद मठ में सन्यासी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो यह सन्यासी का ही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, तो यह कब प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1882 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? यह बताना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई है। तो यह संथाल विद्रोह है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन संबंधित है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो यह कौन सा आंदोलन है? यह बहावी आंदोलन है, वहावी आंदोलन है यह, जो कि दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। अगला है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह थे डेविड हेयर, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, डेविड हेयर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, अठारह में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? सिविल सर्विस जो पास किए थे वह कौन थे? तो वह सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1863 में क्या किए थे सिविल सर्विस को पास किए थे। वुड के 1854 में प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है वह बताना है हमें। तो यह कथन है, देखते हैं, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी, और दूसरा है इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक परीक्षण पर जोर दिया था। तो ये दोनों कथन क्या है सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, इनमें से वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? वंदे मातरम समाचार पत्र जो था उसके संपादक का नाम बताना है, तो वह थे अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरविंद घोष ने वंदे मातरम समाचार पत्र का क्या किया था संपादन किया था, जो कि 6 अगस्त 1906 को यह प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? प्रचार किया जाता था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री वॉज रिटन बाय होम, यानी द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? यह बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया, गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है, और प्रिजन डायरी 1975 जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल हिलाल, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अल हिलाल अबुल कलाम और कॉमरेड मोहम्मद अली जौहर, जमींदार मौलाना जफर अली खान और बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादियों के दौरान समाचार पत्र
द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 1931 में हुआ था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1931। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? नील दर्पण, यहाँ पे अब नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था दीन बंधु मित्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि देखिए नील दर्पण वर्ष 1860 में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह राजेंद्र प्रसाद का लिखा गया था, के द्वारा लिखा गया था इंडिया डिवाइडेड। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये 1940 में हुंकार नामक साहित्यिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुनाकार जी, राहुल सांकृत्यायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे, जो कि राहुल सांकृत्यायन इसके संपादक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? यह किसके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वह बताना है। तो कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, ये सही है। इसे गैंगिन अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा, ये भी सही है। और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो यह काली किंकर दत्त है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे या थी? न्यू इंडिया समाचार पत्र, इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही नहीं है वह बताना है। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन स्पेक्टर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से एक क्या है? सुमेलित नहीं है। जो कि एडवोकेट ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? दुर्गादास बसु, और यहाँ पे ये गलत है। और यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, ये सही है। इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ये नहीं लिखा गया था। यह
BM मालाबारी के द्वारा लिखा गया था। इसीलिए इसका राइट आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा कथन सही है वह बताना है। सही है में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है आंसर। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था, तो यह सीमित था शहरी शिक्षित वर्ग में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किस के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था भारत में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका शुरुआत रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया था। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वह बताना है। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए नारा दिया था। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। इसमें बताना है कि कौन सा कथन क्या है? सही है। तो 1 से अधिक क्या है? यह सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो यह था सिख धर्म को परिष्कृत करना। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर कहलाता है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे? लोक हितवादी के नाम से GH देशमुख को पुकारा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1927 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? किसके द्वारा हस्तक्षेप किया गया था? तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? भूख हड़ताल को किसके रूप में प्रयोग किया था? हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो यह अहमदाबाद हड़ताल था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आज हम लोग इतने ही प्रश्न को हल करते हैं और आगे के वीडियो में हम लोग पूरे इतिहास के प्रश्न को हल करेंगे पार्ट वाइज, क्योंकि आगे और भी अत्यधिक प्रश्न हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि हम लोग इसी रफ्तार में हम लोग आगे बढ़े या फिर हम लोगों को ये प्रश्न जो यहाँ पे बताए गए हैं सॉल्यूशन इसका, उन सभी प्रश्नों के साथ सॉल्यूशन को भी पढ़ें या फिर प्रश्न और उत्तर ही डायरेक्ट करवाएं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और इसका पार्ट 2 कल अपलोड कर दिया जाएगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा।